वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। जून 2025 का पेपर टू लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं आप सभी के लिए सॉल्व कर रहा हूं, जिसका सेकंड वीडियो है। उसमें आप देख सकेंगे किस तरीके से नए क्वेश्चंस, अभी नए क्वेश्चन तो इसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो, और आने वाले वीडियो में आपको नए क्वेश्चन और उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो भी मैं आप सभी को वीडियो से बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत मिल सके। अगला बताइए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। कौन सी थ्योरी नहीं है लीगल पर्सनैलिटी की? फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, कौन सी थ्योरी नहीं है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में लीगल पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन आया है। तो जो इंटरेस्ट थ्योरी है वो नहीं होती, अदरवाइज तीनों आपको थ्योरी लीगल पर्सनैलिटी पे मिलती है। कैसे? देखिए, पहली थ्योरी होती है पर्पस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पर्पस, किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। इनके प्रपाउंडर और सॉल्वन और सपोर्टर पर भी क्वेश्चन आता है। तो ब्रिन साहब जर्मनी के, इंग्लैंड। सो ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी अ पर्सन इन लॉ। सो केवल वो ह्यूमन बीइंग जो पर्सन इन लॉ है कैन हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन आर नॉट रियल पर्सन, सो ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी अ पर्सन इन लॉ। जो भी ह्यूमन बीइंग है वो पर्सन इन लॉ हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन आर नॉट रियल पर्सन, तो जो इंसान है वो रियल कैन बी अ पर्सन इन लॉ, लॉ के में पर्सन हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन को रियल पर्सन नहीं माना गया है। सो जो कॉर्पोरेशन है उसे रियल पर्सन नहीं माना गया है। फीचर्स क्या है? जुरिस्ट पर्सन इज, जो जो जुरिस्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट लेस प्रॉपर्टी है। वो केवल और केवल जैसे ह्यूमन बीइंग है या कोई कंपनी है, तो वो क्यों बनाया गया? किसी ना किसी पर्पस के लिए उसे हम लोग लीगल फिक्शन दे रहे हैं। ठीक है? तो हर चीज के कारण एक पर्पस होता है, तो पर्पस की बात हो रही है। अगली थ्योरी है जिसका नाम है कंसेशन थ्योरी। प्रपाउंडर इसके सेविग्नी है, सपोर्टर बाय डाइसी और सामंट। लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज अ कंसेशन ऑफ द स्टेट। तो जो लीगल पर्सनैलिटी है कॉर्पोरेशन की, कंसेशन ऑफ द स्टेट है। कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट ओनली इफ ग्रांट रिकॉग्निशन। कॉर्पोरेशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब उससे आप रिकॉग्निशन देंगे, दैट इज मान्यता देंगे, आपको उसको इंपॉर्टेंस देंगे, रिकॉग्निशन देंगे। तो जब तक स्टेट इसको लीगल पर्सनैलिटी नहीं देती है तब तक नहीं होगा। तो जूरिस्टिक पर्सनैलिटी इज इक्वल्स टू क्रिएशन ऑफ सॉवरेनिटी। जूरिस्टिक पर्सनैलिटी क्या है? सॉवरेनिटी का क्रिएशन है। अगली थ्योरी है ब्रैकेट या सिंबॉलिस्टिक थ्योरी। ये इयरिंग साहब ने दी थी, प्रपाउंड करी है, डेवलप्ड हमारे मार्क्यूस साहब ने दी है। तो इनके हिसाब से लीगल पर्सनैलिटी क्या है? केवल और केवल एक कन्वीनियंस के लिए सिंबल है, अदरवाइज कुछ नहीं। एक ब्रैकेट बना दो और ब्रैकेट के अंदर रख दो। तो लीगल पर्सनैलिटी इज ओनली अ सिंबल फॉर द कन्वीनियंस। लीगल पर्सनैलिटी क्यों बनाई गई है? कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। सो मेंबर्स जो होते हैं वो रियल सेंस में, अदरवाइज वो पर्सनैलिटी कोई नहीं है। सो जो मेंबर होते हैं रियल सेंस में, ए बी सी डी, ये मेंबर्स है, इनको साथ में बिना कर बनते हैं और ब्रैकेट पुट किया जाता है। सो कॉर्पोरेशन इज इक्वल टू लीगल डिवाइस टू सिंप्लीफाई रिलेशंस। रियलिस्ट थ्योरी जॉनल ऑथलिस्ट और डेवलप्ड बाई, ऑरिजिनेट हुई थी जॉनल ऑथलिस्ट के द्वारा, डेवलप हुई थी गर्के के द्वारा। कॉर्पोरेशन है रियल एंटिटी विद विल एंड लाइफ ऑफ द। कॉर्पोरेशन क्या है? वो रियल एंटिटीज है विद विल एंड लाइफ ऑफ द। ग्रुप हैव रियल एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द मेंबर। ग्रुप का एक रियल एग्जिस्टेंस होता है मेंबर्स के अलावा। सो कॉर्पोरेशन इज इक्वल सोशल ऑर्गेनिज्म लाइक अ लिविंग बीइंग। सो लॉ ओनली रिकॉग्नाइज, नॉट, खाली लॉज को रिकॉग्नाइज करता है, क्रिएट नहीं करता। फिक्सन, सेविग्नी, सामन, कोक, हॉलैंड। सो पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज इक्वल टू प्योर लीगल फिक्शन। जो कॉर्पोरेशन की पर्सनैलिटी है वो प्योर लीगल फिक्शन की तरह है। ओनली ह्यूमन बीइंग अ रियल पर्सन, जो इंसान है वही रियल पर्सन है। ठीक है? इंसानी कॉर्पोरेशन में जो लीगल पर्सनालिटी होती है वो केवल एक लॉ को दिखाने के लिए होती है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इसके बेटा पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कंसेशन मतलब स्टेट ने कंसेशन, स्टेट ने छूट दे के आपको बनाया। ब्रैकेट थ्योरी एक सिंबल, एक केवल एक नाम मात्र के लिए होती है। रियलिस्ट कॉर्पोरेशन का हमेशा रियल सेंस देखो, और फिक्शन एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है। इसके प्रपाउंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट 2000 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बता दोगे। श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 66A ऑफ द आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये हमारा जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट करता है. So the term is like offensive, annoying, inconvenient were vague, overbroad and misused to curb free speech. कोर्ट ने हेल्ड किया इट वायलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एंड वाज नॉट वायलेट. सो इट क्रिमिनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव और एनोइंग मैसेजेस ऑनलाइन. ठीक है, ये क्रिमिनलाइज करता था ऑफेंसिव. क्यों इसे स्ट्रक डाउन किया? क्योंकि एक तरह से जो ऑफेंसिव मैसेज है, एनोइंग मैसेजेस है, उसको क्रिमिनलाइज करता है. उसने टर्म्स यूज किया था एनोइंग, ऑफेंसिव, इनकन्वीनियंट. तो एक तरह से विवेक है, बहुत बड़े हैं, तो एक तरह से लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं. और जो ये एक तरह से जो फ्री स्पीच का राइट है उसको मिसयूज करा जा सकता है. और पीपल को बहुत ही एक सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करी, अगर हम लोग 66A के हिसाब से उसको डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, तो एक तरह से गलत है. जो हमारा फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको वायलेट कर रहा है. तो इस तरीके से जो ये जो आर्टिकल है, ये जो सेक्शन था, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A को वायलेट कर रहा है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. देख सकते हैं लिखा पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज. कोई भी आपने मैसेज लगा, किसी को लगा ऑफेंसिव है, तो आप पर क्रिमिनल केस हो जाएगा. तो इसलिए हटाया गया इसको. ठीक है. और जो और केसेस है, अजय कानू है, वो रिलेटेड टू कंपलसरी वियरिंग ऑफ हेलमेट अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट. ये केस पढ़ लेना, हो सकता है नेक्स्ट बार किसी एग्जामिनेशन में आपके फिर पूछ लिया जाए इसी बार. तो याद रखना, रिलेटेड टू कंपलसरी वियरिंग ऑफ हेलमेट अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट. टाटा सेलुलर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंटेम्प्ट jurisdiction. Which one of the following report of the Law Commission of the India supported or recommended the inclusion of irreversible breakdown of the marriage as ground for divorce? बताइए. तो ये बेटा 71st रिपोर्ट है. अब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या ही बताएं, लेकिन आ गए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 13 का सी, 71st रिपोर्ट इज द राइट आंसर. तो 71st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जो 1978 थे, उसने रेकमेंड किया कि हम लोग इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज को भी एक तरह का ग्राउंड बना सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में. तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो इरिवर्सिबल ग्राउंड, अब बताता हूं क्या होते हैं उसमें. इसका मतलब है इट रीजन इफ द मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर, कि अगर मैरिज इस तरीके से टूट गई और कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो वापस आ सके, तो हम लोग वहां मैरिज को डिसॉल्व कर देंगे. क्या कर सकते हैं? देखो ये क्या हुआ. व्हेन अ मैरिज, जब कोई मैरिज हुई, उसने आपस में लूज अपने, लेकिन जो मैरिज हुई, मैरिज ने अपने बेसिक लव, रिस्पेक्ट और आपस में साथ रहने का बेस को ही खत्म कर दिया है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल ब्रोकन डाउन. अब उसको साथ में आना पॉसिबल नहीं है. कंटिन्यूइंग सच एज दैट मैरिज इज नो पर्पस. ट्रेडिशनली हिंदू मैरिज वाज कंसिडर्ड सैक्रेमेंटल एंड इनडिसॉल्वेबल. जो इंडियन मैरिज को हम लोग सैक्रेमेंटल मानते हैं और उसको इनडिसॉल्वेबल मानते हैं, कि जो इंडियन मैरिजेस हैं वो सैक्रेमेंटल है, लोगों से जुड़ी हुई है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते. सो हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, बट आईबीएम वाज नॉट इंक्लूडेड. लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 की अगर हम लोग बात करें, तो सारे ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स तो थे, लेकिन जो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज का ग्राउंड था वो नहीं था. फिर कमीशन की 71st रिपोर्ट 1978 एंड 217 रिपोर्ट के बेसिस में आईबीएम को भी जो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज को भी डाइवोर्स का ग्राउंड बना दिया गया. मैरिज अमेंडमेंट 2010 आया, उसने सेक्शन नंबर 13C को भी ऐड किया आईबीएम, बट लेकिन आज भी लैप्स हो गया, नहीं चाहिए हो पाए. ठीक है. नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली ने भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया जो आईबीएम है, इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिजेस है, उसको भी एक ग्राउंड बना दे. समर घोष ने भी डिस्कस किया सिचुएशन ऑफ ब्रेकडाउन को, और इसने भी, और शिल्पा सलीस ने भी 2023 के जजमेंट पे ये बात ऐड करी गई. ठीक है. लेकिन आज के समय में भी ये जो आईबीएम है वो कोडिफाइड नहीं किया गया. जुडिशरी रिकॉग्नाइज करती है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में, लेकिन आज भी इसे इंक्लूड नहीं किया गया. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं. शिल्पा सलीस वर्सेस वरुण, अभी लेटेस्ट जजमेंट है, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले आप लोगों से. अगला, international law is a body of a rule and the principle of action which are binding upon the civilized state in their relation with one another. This definition is attributed to which of the following? ये definition किसने लिखी है? इंटरनेशनल लॉ क्या है? बॉडी ऑफ अ रूल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज स्टेट. सिविलाइज स्टेट्स पे बाउंड है इन देयर रिलेशन विद वन अनदर.
अंतरराष्ट्रीय कानून वह नियमों और सिद्धांतों को संग्रह है जो सभ्य राज्यों पर एक दूसरे के साथ और उनके संबंधों पर भी बाध्यकारी होते हैं। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर बेटा जेएल बर्ले हो जाए, क्योंकि ओपेनहाइम तो स्टडी ऑफ कस्टोमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स की बात करता है, इसलिए इसका आंसर जेएल बर्ले हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी ऑफ कस्टोमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स है विच आर कंसीडर लीगली बाइंडिंग, और जेएल बर्ले लॉ ऑफ द नेशन इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ अ रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ठीक है, बॉडी ऑफ अ रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन की बात करता है, और ग्रे रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स को। ठीक है, इसलिए true subject matter of ownership in all cases is a right. Who gave the statement? Grotius, Roscoe Pound, Salmon, Erie. तो इसका बेटा आंसर ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप इन ऑल केसेस इज अ राइट, ये हमारे सामन साहब ने दिया। 15 का सी इज अ राइट आंसर। तो सामन ने कहा ऑनरशिप डज नॉट डील विद मटेरियल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बट विद द राइट्स ओवर दिस ऑब्जेक्ट, hence the true subject matter of ownership is always a bundle of rights, not the physical thing itself। अगला बताइए, which of the following is not true in the context of promissory note? promissory note के context में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताइए। प्रोमिसरी नोट सिंपल आप सभी को पता है, जैसे कि हम लोग वो एक करेंसी नोट भी रखते हैं, वो भी एक तरह का प्रोमिसरी नोट ही है। तो पहला, इट मस्ट बी राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, क्योंकि राइटिंग में होता है और मेकर, हमको गलत निकालना है। देयर मस्ट बी एन अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग होती है, मैं तुमको इतना पे करूंगा, ये भी सही। और ऐसा प्रॉमिस कंडीशनल होना चाहिए, गलत। ऐसा प्रॉमिस अनकंडीशनल होता है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में कोई भी कंडीशन नहीं होती, सिंपली आई विल पे यू 5000, ये हुआ प्रॉमिसरी नोट। कोई भी तरह की कंडीशन अगर आई विल पे यू ऑन योर मैरिज, तो इट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिस मस्ट रिस्पेक्ट इन पेमेंट ऑफ मनी ओनली, बिल्कुल सही। तो 16 का सी इज द राइट आंसर। Promissory note under section 4 of negotiable instrument is an unconditional written promise to pay a certain sum of money. Hence, if the promise is unconditional, ceases to be valid promissory note. अगला बताइए, which of the following case Apex Court of India issued 14 directions to the union and the state government to ensure complete eradication of manual scavenging and hazardous cleaning? किस केस में 14 डायरेक्शन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई कि पूरी तरीके से जो मैनुअल तरीके से जो सीवर लाइन साफ करते हैं, खत्म कर देना है? किस केस में ये बात कही है? तो बेटा ये बात कही थी डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। देख सकते हैं डॉक्टर बलराम सिंह 2014 का केस है। अनूप बंदवाल में क्या क्या 2023 में अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी, पीएम को लोकसभा के बुलाकर और सीजीआई को बुलाकर बनाई थी। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस में क्या हुआ था, पावर टसल दिखाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके जो हमारे जो उसके गवर्नर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शायद एलजी बोलते हैं, एलजी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अगला, आदिवासी फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्शन, यहाँ पे आदिवासी राइट की बात करी गई थी। जबकि बलराम सिंह में मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हैजार्डस क्लीनिंग की बात, सुप्रीम कोर्ट ने 14 डायरेक्शन दी थी, कंप्लीट तरीके से इराडिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन की बात करी गई। द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, अब इंडिया का जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है वो कौन से कहां किस लेजिस्लेशन से लिया गया है, बताइए। तो बेटा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के अंदर 1919 एक्ट में लिया गया। सो द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया वाज लेट डाउन बाय विच लेजिस्लेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बेसिस में लिया गया। ठीक है, ये सबसे पहली बार इन्होंने डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ही सेंटर और स्टेट प्रोविंसेस में डिवीजन की बात करी गई। सो जो फाउंडेशन की बात यहीं पर करी गई। ठीक है, अगला होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्क।
वक्फ की बात करें तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बताइए। Which of the following is an incorrect statement in the context of characteristic feature of वक्फ? तो वक्फ प्रॉपर्टी इनएनेबल, बिल्कुल सही। वक्फ प्रॉपर्टी एक बार जिसको हो गई वो किसी के पास नहीं जाएगी, बिल्कुल सही है। अ टेस्टामेटरी वक्फ इज इररिवोकेबल, गलत बात, ठीक है। वक्फ वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी रिवोक, बिल्कुल सही। एक बार क्रिएट हो गए रिवोक नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी डायरेक्ट गॉड में वेस्ट होती है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेस्टामेटरी वक्फ इज इररिवोकेबल, गलत बात, ठीक है। क्योंकि टेस्टामेटरी वक्फ जो होती है वो विल के थ्रू होती है। वसीयत कब आएगी, जब इंसान मर जाएगा उसी के बाद। तो अब जब वो क्या हुआ, इट बिकम इफेक्टिव आफ्टर द डेथ ऑफ, टिल देन इट कैन बी रिवोक, और उससे पहले इसको रिवोक कर सकते हो, चेंज भी कर। जब डेथ हो गई उसके बाद इसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब वो एग्जैक्ट में ही तभी आएगी जब उसकी डेथ होगी, उससे पहले इसको रिवोक कर सकते, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इन विच डेट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से याद होगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएन चार्टर हमारा इफेक्ट में आया। 24 अक्टूबर यूएन ऑफिशियली 24 अक्टूबर को इन्फोर्स में आया। उसने उस समय 5 परमानेंट मेंबर्स के साथ हुआ, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। कल फिर आप सभी के साथ ऐसे ही हम लोग मिलेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस के साथ। इसी के लेटेस्ट 10 का पेपर पूरा एग्जामिनेशन था, पूरा सॉल्व कर देंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।